इस क्लास में हम ऐसे के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये एमपीपीएससी के हिसाब से है कि जो एमपीपीएससी का स्ट्रक्चर है मेंस का वो, तो इसमें ऐसे के लिए 2 आवर्स का टाइम है और वेटेज है 100 मार्क्स। ठीक है, तो 2 आवर्स और 100 मार्क्स, वेटेज है इसका 100 मार्क्स का। ये इसका कंपोजिशन है कि 1000 वर्ड्स का ऐसे है जो 50 मार्क्स का है। वास्तव में देखा जाए तो सही निबंध का जो बोला जाता है ना कि भाई निबंध क्या होता है और निबंध कैसे लिखा जाता है, वो पहला वाला ऐसे ही है। ठीक है, क्योंकि इसमें वर्ड्स ज्यादा हैं और जो जो स्किल्स ऐसे राइटिंग की होती हैं वो इसी ऐसे में काम आती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे पूरे उसमें। ये जो 250 वर्ड्स के दो ऐसे दिए गए हैं 25 ये है जो हम 15 मार्कर या जो आगे 11 मार्कर लिखेंगे उसके अकॉर्डिंग है। ये उसी तरह से है, बस ये होता है कि जैसा प्रश्न आएगा उस हिसाब से हम उसको स्ट्रक्चर कर देंगे। इसमें थोड़ी जैसे 15 मार्कर और इसमें इतना अंतर है कि इसमें थोड़ी जनरलाइज बातें करेंगे। ठीक है, इसमें जो 250 वर्ड्स का है, तो जो हमारी क्लास का जो फोकस है मेनली वो ये फर्स्ट वाला ऐसे है। ठीक है, कुछ फैक्ट हमने यहां पर निकाले हैं, जैसे जीएस वर्सेस ऐसे, जीएस और निबंध में हम तुलना करें। ये इंग्लिश में इसलिए है कि भाई एक टाइपिंग इजी रहता है और वो सब, बाकी इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम का। हिंदी मीडियम का जो ये पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। आप टेलीग्राम ग्रुप में इवनिंग तक वो आपको मिल जाएगा, वो वहां पर अवेलेबल है। जीएस में जैसे 150 मार्क्स है ना, और 180 मार्क्स हम जैसे जो जनरल स्कोर है हमारा, ठीक है, वो 150 से 180 मार्क्स एक नॉर्मल स्कोर अपन मानते हैं आउट ऑफ 300। तो जो जीएस में 300 नंबर का पेपर होता है उसमें एक जनरल स्कोरिंग अगर अपन देखें तो 150 से लेके 180 मार्क्स तक होती है। भाई अब जैसे 190, 200, हर्षल चौधरी के 200 आए थर्ड पेपर में, ये सब थोड़ी एक्सेप्शनल है, पर जो जो जनरल अपन एक रेंज लेके चलें तो वो रेंज ये है। तो कितना परसेंट हुआ ये? 50% से 60% के बीच में स्कोरिंग है। ठीक है, जबकि ऐसे में हम देखें तो अराउंड मतलब रेंज है 55 से, नॉर्मल रेंज। अब ऐसा नहीं भाई, जैसे जीएस में भी कईयों के 120 130 आ जाते हैं, मिनिमम तो है, तो यहां पर भी जैसे मिनिमम अराउंड 45 नंबर भी आते हैं ऐसे में लोगों के, है ना। पर जनरल अगर अपन देखें तो 55 से और 70 के बीच में एक जनरल रेशियो रहता है। हालांकि 70 हायर साइड है, मतलब 68 67 ऐसे नंबर आ जाते हैं एवरेज, है ना। तो मतलब अच्छे बच्चों के आ जाते हैं। तो अराउंड यहाँ पर स्कोरिंग परसेंटेज जो है वो 55 से 67 या 68% तक स्कोरिंग है। इन दोनों से अपन अगर देखें तो स्कोर जीएस में जीएस की तुलना में निबंध में इजीली होता है। ठीक है, इजी है नंबर लाना। इस दोनों पॉइंट से हम सिर्फ ये देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो एफर्ट्स जो हमने प्रयास किया है ना उसकी तुलना करो आप। भाई नंबर में तो ठीक है आपने तुलना कर लिया कि भाई ऐसे में 55 से लेकर और 67-68% तक नंबर नॉर्मली आ जाता है। यहाँ जितनी भी मेरा जो अनुभव है मेरे स्टूडेंट्स का और वो भी, तो एवरेज अराउंड 60 बोल सकते हैं कि 60 नंबर एवरेज आ जाते हैं। ठीक है, अराउंड 60 मतलब बच्चों में जो एवरेज आउट करें तो 60 नंबर एवरेज आ जाते हैं भैया। ठीक है ना, ऐसे ये नंबर है। ठीक, लेकिन एफर्ट्स अगर हम प्रयास की तुलना करें तो जीएस में हम कितने एफर्ट्स लगाते हैं। ठीक है, जीएस में बहुत ज्यादा। आप 150 नंबर का पेपर है, मान लो हिस्ट्री वाला, पेपर फर्स्ट पार्ट ए या पेपर फर्स्ट पार्ट बी ज्योग्राफी डिजास्टर मैनेजमेंट, पेपर सेकंड पार्ट ए पॉलिटी, पेपर सेकंड पार्ट बी कौन सा, हेल्थ एजुकेशन ह्यूमन राइट ह्यूमन रिसोर्सेज, ये सब। तो हम कितना पढ़ते हैं उसमें, निबंध में उतना हम पढ़ते नहीं है, उतना एफर्ट नहीं लगाते। तो एफर्ट की तुलना में, प्रयास की तुलना में निबंध एक इजी टारगेट है हमारा। ठीक है, ये बिल्कुल कहा जा सकता है ना। तो और ठीक है, यूपीएससी में अलग है, यूपीएससी का भी अपन ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन यूपीएससी में 80 से लेकर 160 तक। अब देखो यहाँ पर
मान लो 55 से और 67 नंबर तक अगर हम रेंज माने, ठीक है, 50 से मान लो, 50 से और 67, तो लगभग 17 नंबर का उतार चढ़ाव या 15 नंबर का उतार चढ़ाव मेंस में बहुत बड़ा उतार चढ़ाव है। मेंस में जब हम आपके 15 मार्क को सॉरी 15 3 मार्कर की आप तुलना करोगे ना, तो 15 3 मार्कर में आप देखोगे कि बहुत कम वेरिएशन, बहुत कम, 2-3 नंबर का, किसी का 38 आए, किसी की 40 आ गए, 40 आए, 42 आ गए, ऐसा इतना कम वेरिएशन होता है उसमें। और कितना एफर्ट लगाना पड़ता है, हमने कितने 3 मार्कर पढ़ते हैं तब जाके इस रेंज में नंबर आ पाते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ तुलना करें तो ऐसे एक इजी टारगेट है कि भैया ऐसे में आराम से नंबर आ जाते हैं, और अगर हम थोड़ा सा एफर्ट और लगा दें, ठीक है, तो बहुत अच्छे से स्कोर किया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे में स्कोर करना इजी है कंपैरेटिव। अगर हम अटेंशन या फोकस की बात करें तो ऐसे में कोई ज्यादातर बच्चे फोकस नहीं करते हैं, इसको बहुत ही लाइट में लेके चलते हैं। ये जनरल बात है, आप सबको पता है, आप खुद भी ऐसा करते हो। दूसरी बात, इसमें सबसे बढ़िया चीज क्या है कि जो पहली बार ऐसे लिखता है, मतलब जो फ्रेशर है और जो एक्सपीरियंस्ड है ना, दोनों का लगभग बराबर सा स्तर इसमें रहता है। ठीक है, दोनों का, जो फ्रेशर है और जो एक्सपीरियंस्ड है, दोनों का लगभग बराबर स्तर इसमें रहता है। तो इसमें क्या होता है कि फ्रेशर और जो न्यू कमर है और जो एक्सपीरियंस्ड है, जो 3 4 4 5 साल से तैयारी कर रहा है, जो इसी बार आया, बिल्कुल नया बंदा भी बहुत सही स्कोर कर सकता है। क्यों? क्योंकि इस ऐसे में एक दृष्टिकोण का अंतर होता है कि आप उस ऐसे को किस तरह से आप देखते हैं। तो ये एकदम जैसे फ्रेशर्स के लिए भी बहुत ही सही एरिया है स्कोर करने का, क्योंकि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सीनियर बंदा खूब पढ़ चुका है, उसको फैक्ट्स पता है, तो उसमें थोड़ा सा उसको ज्यादा कंपटीशन होता है फ्रेशर को पुराने से। फ्रेशर यहाँ अच्छे से स्कोर कर सकता है, ये एरिया है ये यहाँ पर। फिर जैसे जीएस पेपर्स की जो नॉलेज है वो इसमें बिल्कुल काम आती है, वो पूर्व शर्त है ऐसे लिखने के लिए कि भैया अगर जीएस पे आपकी स्ट्रॉन्ग कमांड है तो आपके पास अच्छा कंटेंट है, आप अच्छा ऐसे लिख सकते हो, ये बोला जा सकता है। ठीक है, लेकिन लिख सकते हो, अच्छा ऐसे लिखोगे ये तय नहीं है, लेकिन आप अच्छा ऐसे लिख सकते हो ये संभावना है। तो पूर्व शर्त है जीएस के पेपर्स पे अच्छी कमांड होना। ठीक है, लेकिन और क्या चाहिए, जैसे देखो एक अच्छा ऐसे लिखने के लिए जीएस मटेरियल मतलब जीएस कंटेंट कि भैया जीएस पे आपकी अच्छी पकड़ है, प्लस जैसे भाषा पे कमांड, ठीक है, लैंग्वेज पे कमांड, ठीक है, आपको कोड्स पता हो, आपको ऐसे कुछ उदाहरण, ऐसे कुछ कहानी, इंसिडेंट्स पता हो, कहानियां पता हो, ठीक है, आपको वैसे वैसे संदर्भ पता हो, कोटेशंस पता हो, तो ये सब एक ऐसे का ये स्पेशल पार्ट है ये, जिसमें जीएस के कंटेंट के अलावा ये वाला पार्ट आपको चाहिए। तो हमको तैयारी करनी होती है इस वाले पार्ट की। अगर हम कुछ ऐसे के अलावा, मतलब जीएस के अलावा ऐसे के लिए कुछ प्रिपेयर करना चाहते हैं तो वो ये पार्ट है। क्या क्या आप अच्छी पोएम, अच्छे कोटेशंस, अच्छे एग्जाम्पल्स, है ना, ठीक है, आपकी भाषा पर अच्छी कमांड, ये सब आपकी होनी चाहिए। ठीक है, तो हाँ, जबकि ये बिल्कुल सही है कि कोर कंटेंट जो है, जो कोर कंटेंट है, कि जैसे मान लो किसी पर भी आया, जैसे एग्जांपल अपन देखें वो जीएस से आएगा, जैसे जीएसटी पर आप अगर कोई ऐसे लिखते हैं तो आपकी इकोनॉमी में सही कमांड होनी चाहिए, इकोनॉमी की समझ आपको, अगर आप जीएसटी पे ऐसे उठा रहे हो, इट मीन्स कि आपको इकोनॉमी के थोड़े बेसिक्स पता है और आपकी इकोनॉमी पे अच्छी कमांड है, तब जाके आपको उठाना चाहिए। क्लाइमेट चेंज, तो एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी पर आपकी अच्छी कमांड है, आप कंफर्टेबल है क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी में लिखने के लिए। ठीक है, मॉब लिंचिंग, तो सोसाइटी, कल्चर, रिलीजियस स्ट्रक्चर, भाई भाषा, समाज की रूपरेखा, हमारी संस्कृति, है ना, धर्म पर पकड़, ये सब आपके अच्छे से तैयार होने चाहिए, तब आप सांप्रदायिकता, मॉब लिंचिंग, ठीक है, ये सब पर आप निबंध अच्छा लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो जीएस के अलावा, अब ठीक है, ये तो हमने बोल दिया कि कोर कंटेंट जीएस से आएगा, ठीक, लेकिन जीएस के अलावा हम क्या पढ़े भाई,
ठीक है, जीएस के अलावा क्या कुछ ऐसा है जो हमको पढ़ना चाहिए जिससे हमारा दृष्टिकोण सुधरे? हम जीएस की तरह, मतलब देखो, जीएस की तरह शॉर्ट में एग्जाम्पल देके, ये देके वो देके, वैसा ऐसे में नहीं चाहिए। ऐसे में एक लयबद्ध लिखना होता है आपको। ठीक है, आप सेंटेंस को जोड़ते हुए, टॉपिक को सही से समझते हुए आप लिखते हो। ठीक है, तो क्या हम पढ़ें जीएस के मटेरियल्स के अलावा? तो जैसे देखो क्या क्या रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट है कि हमको, हमारा एक मैच्योर थॉट प्रोसेस होना चाहिए, एक परिपक्व सोच होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम किसी भी चीज में अतिवादी सोच रखते हो। अतिवादी सोच जैसे कि नहीं अब तो धर्म के नाम पर ऐसा हो रहा है, नहीं ये तो क्लाइमेट चेंज में हम बच ही नहीं पाएंगे, मतलब एकदम रेडिकल सोच, वैसी सोच नहीं चाहिए। एक परिपक्व मैच्योर सोच आपकी चाहिए कि आप उस सब्जेक्ट के, उस विषय के सभी दृष्टिकोण को देखते हो। ठीक है ना, तो एक परिपक्व सोच हमारी चाहिए। दूसरा कि जो भी है कि भाई अच्छे स्टेटमेंट्स और ये सब चाहिए। एक आर्ग्यूमेंट करने की आपकी क्षमता होनी चाहिए। जैसे शिक्षा है ना, जैसे भाई कि शिक्षा से सशक्तिकरण, मान लो ऐसा कुछ होता है, जैसे शिक्षा से सशक्तिकरण, तो एजुकेशन से एम्पावरमेंट, शिक्षा से सशक्तिकरण, तो हमको आर्ग्यूमेंट करना आना चाहिए कि शिक्षा कैसे हम में कैपेबिलिटीज डेवलप करेगी, शिक्षा किस प्रकार से हमको जागरूक बनाएगी, हमारे अधिकार, हमारे दायित्व, इन सबको बताएगी। ये सब चीजें हमको आर्ग्यूमेंट करना आना चाहिए। तो एक अच्छा आर्ग्यूमेंट करना आपको आना चाहिए, लिखना, तर्क देना, किसी भी चीज को सिद्ध कर रहे हो तो तर्क देना आपको आना चाहिए। ठीक है, फिर आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, कुछ एग्जांपल्स आपके, तो ये सब आपकी रीडिंग हैबिट डेवलप करती है। मतलब ये सब चीजें कहां से आएगी? आप कुछ जीएस के मटेरियल के अलावा आप कुछ और चीजें भी पढ़ते हो, जैसे सामान्य कभी भी जो जो फ्री आपका टाइम है, तो जैसे न्यूज़पेपर भी अपन को ये देता है, कुछ कहानियां आती हैं, स्टोरी बुक्स, कुछ नॉवेल्स पढ़ते हैं, कुछ अच्छी किताबें भी पढ़ लेते हैं, कुछ लोग जैसे जीवनियां पढ़ लेते हैं, है ना, बायोग्राफीज पढ़ लेते हैं। तो उन सब से तो जो हमारा जनरल सोच बनता है ना, जैसे आप क्या सोचते हो कि ये पुस्तक मैं क्यों पढ़ूं, ये मेरे क्या काम आ रही है, ये इतना डिटेल में है, ये सब है। जैसे कई लोग मान लो सोशलॉजी पे कोई जनरल किताब पढ़ लेते हैं, ठीक है, कोई फॉरेन पॉलिसी पे, विदेश नीति पे जनरल किताब, मतलब फ्री टाइम है। ऐसा थोड़ी कि आप हमेशा ही पढ़ते रह रहे हो, हमेशा आपके पास टाइम ही नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई हॉबी डेवलप करनी है तो बहुत अच्छा है कि अगर आप सिविल सर्विसेज तैयारी कर रहे हो तो आप रीडिंग हैबिट डेवलप करो, वो आपके लिए एकदम सही रहेगा। रीडिंग हैबिट अगर आप डेवलप करते हो तो ठीक है, वो एक फायदेमंद आपके लिए रहेगा। तो और उससे एक दृष्टिकोण आपका ब्रॉड होगा। ठीक है ना, अब रट रट के बार बार मटेरियल को रटोगे रटोगे रटोगे, उससे क्या होगा? आपका समझ शक्ति भी तो बढ़नी चाहिए। तो उसके लिए आप कुछ ऐसी, जैसे आप योजना पढ़ लो, कुरुक्षेत्र पढ़ लो, है ना, कुछ और बायोग्राफीज पढ़ लो, उसमें बहुत अच्छा, जैसे शशि थरूर की कुछ किताबें वो पढ़ लो, तो आपका दृष्टिकोण ब्रॉड होगा। ठीक है, तो ये चीजें आपकी, भाई जीएस के अलावा अगर हमको कुछ पढ़ना है तो हम क्या पढ़ सकते हैं? तो ये चीजें पढ़ सकते हैं जीएस के अलावा। फिर जैसे किसी भी टॉपिक पर, मान लो अपन ने महिला शिक्षा, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट, कुछ भी अपन ने, एजुकेशन, हेल्थ, है ना, ग्रामीण विकास, कुछ भी चीजें, किसी पे भी अपन ने टॉपिक को तैयार किया, तो जैसे योजना और कुरुक्षेत्र मैगजीन बहुत अच्छी है, क्योंकि ये किसी विशेष टॉपिक पर ही आती है। तो आप इनमें से ये टॉपिक अच्छे से तैयार कर लो, ताकि अगर इस पे ऐसे आता है तो हम, हमारे पास कुछ यूनिक कंटेंट हो। यहाँ लिखा है ना अपन ने, यूनिक कंटेंट होना चाहिए हमारे पास, तो ये हमारे पास हो। फिर इकोनॉमी सर्वे, है ना, तो इस सर्वे में क्या अपने को अच्छे अच्छे आंकड़े मिलेंगे, सेकंड ARC, तो वहां से अच्छे अच्छे आंकड़े मिलेंगे, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स मिलेंगे, जो हम औरों की तुलना में अच्छा लिख सकते हैं। ठीक है, फिर और क्या, डेली न्यूज़पेपर, उससे क्या, भाषा हमारी, जैसे कई देखो उस न्यूज़पेपर में आप देखो कई व्यंग्यात्मक आते हैं, है ना। जैसे मैंने एक देखा था, बाबरी मस्जिद के जब अपराधियों को, जब वो जो दो दोषी थे, सॉरी, है ना, दोषी थे, उनको जब बरी किया गया तो बा बरी, है ना, बाइज्जत बरी, तो ऐसा करके एक व्यंग्यात्मक लेख था उस पर, व्यंग्यात्मक लेख था कि भाई इतने इतने सालों से केस चल रहा है, इतने पैसे लगे, इतना रिसोर्सेज लगा, है ना, इतने सारे आंदोलन हुए, लोगों की क्या क्या भावनाएं जुड़ी हुई थी, पर देखो कंटेम्परेरी सिचुएशन डिसीजन को इफेक्ट करता है। क्या कि भाई तात्कालिक जो दशाएं हैं वो हो सकता है निर्णय, देखो ये उस लेख का बात थी,
मतलब अपन तो उस लेख को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि भाई उस लेख में क्या था। व्यंग्यात्मक में लिखा था कि उस समय ऐसा लग रहा था, नहीं भैया ये तो गिरी है, ये है, वो है, और इसमें तो दो सजा मिलेगी मिलेगी। और कंटेम्प्रेरी सिचुएशन ऐसी है कि लगता है नहीं वो तो होना ही है, बनना ही है, ऐसा वैसा। तो कि इतने सारे रिसोर्सेज वेस्ट हुए हैं और डिसीजन ऐसा आया है। ठीक है, ये तो इस तरह का तो व्यंग्यात्मक लिखना आपको आता है। फिर कई समाज पर होते हैं, कई संस्कृति पर, कई मनोवैज्ञानिक टॉपिक होते हैं, कई साहित्य पे, मनोरंजन पर। जैसे एमपीपीएससी में अपन देख रहे हैं कि सिनेमा कई बार उसने ऐसे पूछे हैं सिनेमा पे, है ना, तो वो लेख भी वहां से मिलते हैं। ठीक है, जैसे अभी सुशांत सिंह राजपूत केस और ये सब, तो ऐसे कई चीजें, एक डाइवर्सिफाई मटेरियल हमको मिलता है, सोच हमारी डेवलप होती है। और कई तरह के दृष्टिकोण, किसी का क्रिटिकल एनालिसिस वाला दृष्टिकोण डिस्कस होता है, व्यंग्यात्मक होता है, ऐसा सब। ठीक है, तो ये, और जैसे यहाँ पर गुड लाइफ स्टोरीज, रियल स्टोरीज मिलती हैं, है ना, कुछ कथाएं मिलती हैं, कुछ कुछ एग्जाम्पल्स मिलते हैं, इंसिडेंट्स मिलते हैं, कोटेशन मिलते हैं। ठीक है, फिर अगली जो चीज है वो ये है कि आप रेगुलर फ्रेम करें। भाई जैसे आप ऐसे तो नहीं लिखोगे, मुझे पता है कि ऐसे तो आप फ्रिक्वेंटली नहीं लिख पाओगे, लेकिन आप फ्रेमिंग करें टॉपिकों की रेगुलर। जैसे प्रीवियस ईयर के पेपर उठाए और फ्रेम करने लगे। फ्रेमिंग में ये होता है कि मैं इंट्रो में ये लिखूंगा, ये लिखूंगा। जैसे मान लो कोई भी टॉपिक है तो मैं इंट्रो में यहाँ से स्टार्ट करूंगा, फिर ये लिखूंगा, फिर ये लिखूंगा। ऐसे 6-7 शब्द लिखे और हमने देख लिया कि इस तरह से हम इंट्रो पूरा करेंगे। ठीक है, अब जैसे उसमें फिर मेन बॉडी में मैं हिस्टोरिकल ऐसे लिखूंगा, ज्योग्राफिकल ऐसे लिखूंगा, पॉलिटी में ये लिखूंगा, कल्चर में ये लिखूंगा, सोसाइटी में ये लिखूंगा। ठीक है, इस तरह से आप आगे बढ़ेंगे। तो ऐसा एक फ्रेमिंग हम सोच सकते हैं कि ये फ्रेमिंग अपन को करनी है। फिर तो प्रीवियस ईयर का जैसे एजुकेशन, और फिर हमको मेजर थीम भी समझनी है। जैसे प्रीवियस ईयर पेपर देखने खूब, पेपर तो आपको डेली, जैसे आप जब आप सोचते हैं कि अब हमारे दिन का अंत हो रहा है या हम सोने जा रहे हैं, तो आप पेपर्स के प्रिंट आउट लेके रखिए बगल में और उनको पढ़ते पढ़ते सो जाइए। तो पेपर तो आपको डेली पढ़ने हैं। पेपर से आपके दिमाग की जो प्रिपरेशन का जो ब्रॉडनेस है, जो स्केटर्ड प्रिपरेशन हो रही है, छितर बितर जो हो रही है ना आपकी तैयारी, वो फोकस्ड हो जाएगी। बार बार पेपर और सिलेबस देखने से आपको खुद को समझ में आने लगेगा कि मैं आउट ऑफ लिमिट जा रहा हूं, या मैं भटक रहा हूं, मैं अभी टू द पॉइंट नहीं पढ़ रहा हूं। और जब आप पेपर्स रेगुलर देखेंगे, सिलेबस देखेंगे, तो टू द पॉइंट आ जाएंगे। तो पेपर आपको देखने, फिर आप मेजर थीम सेलेक्ट कर लीजिए कि हेल्थ पे आता है, एजुकेशन पे आता है। ठीक है, इन सब पे आते ही आते हैं, तो उनको आप प्रिपेयर करने लग जाइए। ठीक है, आप कंप्लीट ऐसे मत लिखिए, आउटलाइन लिखिए, कुछ मेजर मेजर पॉइंट लिखिए आप। इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन के कुछ चीज, कुछ कुछ पॉइंट्स लिखिए। क्या होगा, लाभ क्या मिलेगा कि जो ब्लॉक हो जाते हैं, जैसे कल एक बच्ची ने मेरे से पूछा था कि सर जैसे ही हम सवाल पढ़ते हैं हमारा ब्लैंक हो जाता है। फिर किसी ने एग्जाम्पल भी दिया था कि सर ये राइटर्स ब्लॉक का एग्जाम्पल है, मतलब आप हम ब्लैंक हो जाते हैं, हमको कुछ नहीं आता है। तो वो समस्या दूर हो जाएगी बार बार फ्रेमिंग करने से। आपको थॉट्स आने लगेंगे, और पहले तो रैंडम थॉट्स आएंगे और फिर एक चेन में थॉट्स आने लगेंगे। तो आपको फ्रेमिंग करनी है। दूसरा, ब्रेन स्टॉर्मिंग। आपके आपके माइंड में, भाई जो जो आपने पढ़ रखा है वो तो ठीक ही है, आपने 4 चीजें पढ़ रखी है, लेकिन इन 4 चीजों के आधार पे आप 2 चीज और खुद क्रिएट करने लग जाओगे। तो ये आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग तैयार हो जाएगा। ठीक है, और फ्रेमवर्क बनाने में, चूंकि 2 घंटे में हमको 3 ऐसे लिखने हैं, एक बड़ा और 2 छोटे। ठीक है, तो पहला ऐसे अपन को 1 घंटे में लिखना है ना। तो उसके लिए हम फ्रेमिंग जल्दी कर लेंगे कि भाई फर्स्ट ऐसे में जैसे ही आपने टॉपिक चुना, और उस टॉपिक की आपको रफ पेज में पूरी फ्रेमिंग करनी है, पूरी फ्रेमिंग, कि मैं इंट्रो में क्या लिखूंगा, मेन बॉडी में क्या लिखूंगा, कंक्लूजन में क्या लिखूंगा। कई बार बच्चों को कंक्लूजन की फ्रेमिंग करने में दिक्कत आती है कि सर अभी मैंने लिखा, मैंने अभी ऐसे लिखा ही नहीं, तो मैं कंक्लूड कैसे करूं। तो आप क्या करोगे कि इंट्रो और मेन बॉडी की फ्रेमिंग कर लोगे, और जैसे आपने इंट्रो लिखा, मेन बॉडी लिखी, ठीक है, फिर आप कंक्लूजन के लिए रुक के और कंक्लूजन के लिए फ्रेमिंग करोगे बाद में। लेकिन कई बार क्या होता है, ये मेरे अनुभव से मैं बता रहा हूं आपको, कि जैसे इंट्रो लिखते हैं, कंक्लूजन लिखते हैं, वो मेन बॉडी लिखते हैं, तो कंक्लूजन अपने आप अपन को आता जाता है ना, और अपन रिदम में बहुत अच्छा कंक्लूजन लिख देते हैं। सबसे ज्यादा महत्व देना है तो वो इंट्रोडक्शन को देना है, सबसे ज्यादा महत्व इंट्रोडक्शन का। ठीक है, और रेगुलर इंटरवल में आप ऐसे लिखिए, क्योंकि देखो फ्रेमिंग
है ना, और ये सब रियल नहीं है। मतलब ये एक ठीक है अल्टरनेटिव वे है इंप्रूव करने का, लेकिन आप रेगुलर इंटरवल में, जैसे आप सोच लीजिए कि एवरी संडे आपको एक ऐसे लिखना है, एवरी संडे, ठीक है, तो ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी। तो ये हमने देखा कि रेगुलर इंटरवल में आप लिखिए, क्यों? क्योंकि देखो रेगुलर इंटरवल में जब लिखेंगे ना, तो हमारी जो गलतियां हैं, ठीक है, वो गलतियां हमको सामने आने लगेगी। देखिए, हो सकता है कि हमारी स्पीड की दिक्कत हो सकता है हमारे थॉट प्रोसेस सही नहीं हो सकता है हमारे सेंटेंस बहुत बड़े जा रहे हो सकता है हम पैराग्राफ में लिंक नहीं कर पा रहे हो, अचानक से कोई नया पैराग्राफ स्टार्ट कर दिया जिसका कोई लिंक ही नहीं है, ठीक है। और क्या होता है कि भाई टाइम पीरियड में लिखने में दिक्कत आती है। और सबसे बड़ी बात, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। भाषा पे कमांड अच्छा ऐसे लिखना, है ना, लिंक करना, अच्छे इंट्रो अच्छे कंक्लूजन लिखना, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे धीरे हम सीखते हैं। तो धीरे तो ये प्रैक्टिस से आएगा। तो आप फ्रेमिंग सप्ताह में 2-3 कर लीजिए, वो आपको जीएस में भी काम आएगी। और 15 दिन में, भाई सप्ताह में नहीं तो 15 दिन में आप एक ऐसे जरूर लिखिए। और आप संडे को आराम से कैजुअल होके, मतलब सुबह उठ के बस एक ऐसे लिखना है और कुछ नहीं, ठीक है। तो इस तरह से संडे को हो सकता है आपका टेस्ट होता हो, तो आप कोई और डे इसके लिए चूज कर सकते हैं, पर एक दिन आप चूज कर सकते हैं, है ना। और फिर दूसरी बात, कंटिन्यूटी मैटर करती है। धीरे धीरे हम जब लिखते जाएंगे तो हमें सुधार होगा। अब देखो, हम थोड़ी सी बात इंट्रोडक्शन की आज करते हैं। अभी तक हमने बात की है कि ऐसे एक इजी टारगेट है, ये नए बच्चों और पुराने बच्चों के लिए बराबर स्कोरिंग है। नए बच्चे भी यहाँ पर बहुत अच्छा गेम कर सकते हैं। दूसरी बात, एमपीपीएससी की बात करें तो 15 से 17 नंबर का गैप हो सकता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब जो रैंक में ही नहीं, सिलेक्शन में लिस्ट से बाहर और अंदर भी कर सकता है, वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जिन्होंने दे रखा है मेंस इंटरव्यू दे रखा है, उनको पता है एक एक नंबर का क्या महत्व है, ठीक है। ये हमने देखा जीएस से ये कैसे अलग है कि भाई जीएस का मटेरियल तो कोर मटेरियल है ही, उस पर तो उससे तो पढ़ना हमको है ही, लेकिन उसके अलावा भी भाषा पे कमांड, अच्छे एग्जांपल्स, अच्छे अच्छे घटनाओं के उदाहरण, अच्छे कोटेशन, ये सब भी यूज करने, अच्छे फैक्ट और ये सब, ठीक है। फिर हमने देखा कि भाई क्या जीएस के अलावा अगर पढ़ें तो क्या पढ़ सकते हैं, तो कुछ बायोग्राफीज पढ़ सकते हैं, कुछ जो मैगजीन्स आती हैं जो थोड़ी सी हमारे कंटेंट से हटके है वो हम पढ़ सकते हैं। अब वहां हम ये ना सोचें कि हम भटक रहे हैं पढ़ाई से, नहीं, हम एक अलग दृष्टिकोण डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, जो हमारे जीएस में और ओवरऑल सिलेक्शन में काम आएगा, ठीक है। तो ये हमने देखा। फिर हमने देखा भाई जीएस और इन सब में फिर न्यूज़पेपर से क्या फायदा, है ना, ये सब चीजें अपन ने देखी है। और कैसे हम प्रिपेयर करें, फ्रेमिंग कैसे करें, फुल लेंथ कैसे करें। अब इंट्रोडक्शन पे अपन आते हैं, जो मैं बहुत ही स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट। क्योंकि आप कल्पना करो कि जैसे इसमें मैंने लिखा भी है, हालांकि ये मैंने कई सारे बुक्स और जो इंटरनेट पे अवेलेबल है उन सब चीजों से ही बनाया है, ठीक है। तो जैसे एक मूवी सीन होता है कि भाई ओपनिंग, जैसे अपन नहीं बोलते कि यार उस मूवी का स्टार्टिंग सीन ही इतना बढ़िया है, जैसे जैसे मैंने देखी बिहाइंड द एनिमी लाइन, तो उसमें शुरू शुरू में ही एक एयरक्राफ्ट के पीछे मिसाइल लगी रहती है, तो बहुत ही अच्छा दिखाया गया है। एक ब्रेक पॉइंट और ऐसा कुछ था जिसमें शुरू में ही वो पहाड़ों की चोटियों पे बाइक चलाता है। मतलब स्टार्टिंग सीन ऐसा हो कि अपने आप इंटरेस्ट पैदा हो। तो उसी तरह से जैसे मूवी का हमको लगता है वैसे ही ऐसे वो आपका ऐसे पढ़ने लगता है, और उसको स्टार्टिंग में इतने अच्छे आर्ग्यूमेंट्स, इतने अच्छे फैक्ट्स, इतनी अच्छी लिंकिंग कि आपने टॉपिक को कितना अच्छे से लिंक किया है, इतने अच्छे कोटेशंस, इतने अच्छे स्टोरी, इतने अच्छे इंसिडेंट्स जो एकदम रेलिवेंट है ना, वैसे वो पढ़ता है तो उसकी रुचि बढ़ती है, ठीक है। क्या स्ट्रॉन्ग स्टार्ट, ब्रीफ आइडिया कि हम क्या, मैंने क्या समझा है और क्या लिखने वाले हैं, है ना, ये सब पता चल जाता है। फिर इससे क्या, एक अर्जेंसी जगती है। और यार जैसे अभी आप मान लो, जैसे वेब सीरीज देखते हैं तो एक एपिसोड के बाद एक एपिसोड, 10-12 एपिसोड आदमी रात रात में जग के खत्म कर देता है। क्यों? क्योंकि भाई उसको ये रहता है कि, तो ज्यादातर जैसे जो इन्होंने पूछा है कि हेडिंग यूज करें या नहीं करें, तो पैरा में ज्यादातर लोग बचते हैं हेडिंग से, क्योंकि उसमें ब्रेक दिखता है बार बार, और लोग पैरा के बाद पैरा जोड़ते जाते हैं। अपन देखेंगे आगे आने वाली क्लास में किस तरह से लिंक करते हैं, ठीक है। तो बचना चाहिए। पर अगर आपको कॉन्फिडेंस है एकदम और आपको लगता है कि नहीं मैं अच्छे तरीके से हेडिंग से बता सकता हूँ, तो यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अर्जेंसी और क्यूरोसिटी, जिज्ञासा उत्पन्न होनी चाहिए कि क्या हम इसमें करेंगे,
ठीक है, एग्जामिनर को ये मजबूर कर दे कि वह आगे तक इसको पढ़े, ठीक है, ये मजबूर हो जाए एग्जामिनर इसमें, है ना। और ये सब के लिए ये सब जरूरी है, मतलब एक अच्छा इंट्रो जरूरी है अच्छे मार्क्स के लिए। इंट्रोडक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या है, देखो, एक तो इंटरेस्ट पैदा होना चाहिए रीडर का या एग्जामिनर का, इंटरेस्ट पैदा होनी चाहिए, पहला चीज तो ये है, फर्स्ट है ये। दूसरा, इंटरेस्ट आप किसी और चीज में नहीं, टू द टॉपिक, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये टॉपिक से भटक गया है, ऐसी फील नहीं आनी चाहिए, ठीक है। फिर संक्षिप्त होना चाहिए, ज्यादातर मैं पहले भी बता चुका हूं कि इंट्रो लगभग 1.25 पेज का, मैक्सिमम 1.5 पेज का, या 120 से 150 शब्दों का होना चाहिए। मतलब ये जैसे हमारा पहला पेज है और ये दूसरा पेज है, तो लगभग यहां तक इंट्रो खत्म हो जाना चाहिए, यहां से शुरू होके यहां तक खत्म हो जाना चाहिए। तो इस तरह से इतना लंबा इंट्रो हो सकता है ना। तो ये तीन चीजें, रुचि, उसका संदर्भ होना चाहिए, टॉपिक से बिल्कुल कनेक्टेड होना चाहिए, और संक्षिप्त होना चाहिए, डाइल्यूटेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये कि भाई एक संक्षिप्त, बोर नहीं होना चाहिए। मतलब संक्षिप्त और विस्तृत का मतलब ये होता है जैसे आप अननेसेसरी खींचे जा रहे हो, खींचे जा रहे हो, खींचे जा रहे हो, तो डाइल्यूट जो चीज हो जाती है ना, आप अननेसेसरी खींचते हो, उसका क्या हो जाता है, एक तो आपके पास एक स्पेसिफिक और लिमिटेड नॉलेज होती है, तो आपकी नॉलेज भी उसमें दिखने लगती है कि नहीं ये बंदा अब नॉलेज से भटकता जा रहा है, तो आपकी नॉलेज उसमें भटकने लगती है, आपकी नॉलेज उसमें गड़बड़ होने लगती है। दूसरी बात, वो बोर होने लगता है। और तीसरी बात, आप कई इंपॉर्टेंट चीजों को उसमें भूल जाते हो, छोड़ देते हो उस क्रम में, ठीक है। तो ये सब चीजों से आपको बचना चाहिए, ठीक है। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन, ठीक है, टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन। दो क्वेश्चन है, पहला तो रैंडम पॉइंट आते हैं ना, तो रैंडम पॉइंट आते हैं, उनको एकदम रैंडम लिख लीजिए। जैसे मान लो जीएसटी, ठीक है, एक एक राष्ट्र एक कर, ठीक है। फिर अंतरराज्यीय व्यापार सुगम, कीमत एक बाजार एक, है ना, टैक्स में चोरी, सुगमता, है ना, ऐसे कई सारे पॉइंट लिख लिए, फिर अरेंज किया, है ना, कि भाई एक एक राष्ट्र एक कर, इससे क्या सुगमता होगी, इससे क्या व्यापार बढ़ेगा, इससे क्या, है ना, लोगों का व्यापार बढ़ेगा, कर चोरी कम होगी, क्या भ्रष्टाचार कम होगा, क्या सुशासन बढ़ेगा। तो इस तरह से, इस तरह ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा। फिर उनको क्या कर लो, फिर उनको अरेंज कर लो। जैसे रैंडम थॉट आए ऐसे लिख लो और फिर उनको अरेंज कर लो। जैसे क्लाइमेट चेंज, रैंडम थॉट आए क्या, कि तापमान बढ़ रहा है ना, रेन वो एसिड रेन हो रही है, बायोडाइवर्सिटी कम हो रही है, CO2 उत्सर्जन, ठीक है, पेड़ पौधे कट गए हैं, जैव विविधता बिगड़ गई है, ठीक है, ओशियन का तापमान बढ़ गया है, बीमारियां बढ़ रही है, कोरोना आया, ठीक है, ये सब कई सारी चीजें ऐसी आई, समुद्र का जल स्तर, फिर क्या, अब क्लाइमेट, अब इसको अरेंज कर लो। जैसे ये जो पॉइंट लिख लेता था ना मैं, इनके बगल में ही मैं नंबरिंग कर लेता था, इसको पहला लिखूंगा, इसको चौथा लिखूंगा, इसको तीसरा लिखूंगा, इसको पांचवा लिखूंगा, इसको सातवां लिखूंगा, उन पॉइंट के आगे ही नंबरिंग कर लेता था मैं। अब ऐसा नहीं कहीं तुम उन पॉइंटों को फिर अलग से ऐसे जमाने लगो, अरे भैया इतना टाइम नहीं रहता है, ठीक है, रैंडम पॉइंट लिख लिए, उनके आगे नंबरिंग कर दी कि पहला इससे करूंगा, दूसरा इससे करूंगा, तीसरा। अब फिर जब लिखने लगे उधर मेन में, तो अगर हम भूल जाते हैं तो भी पीछे जा जाके रफ में देख सकते हैं, यार मैंने इसके बाद क्या सोचा था, इसके बाद क्या सोचा था। तो इस तरह से रैंडम पॉइंट्स को हम अरेंज कर सकते हैं, रैंडमली सोचो, खूब रैंडमली, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, हेडिंग, दूसरा वाला मेजर जो हमारा सवाल था हेडिंग का। देखो, हमने मान लो क्लाइमेट चेंज, है ना, अब हमने क्लाइमेट चेंज का इंट्रो कर दिया, इंट्रो में तो कोई हेडिंग नहीं, कोई फ्लो चार्ट नहीं, कोई टेबल नहीं, कुछ नहीं। भाई हम तो पूरे निबंध में मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं, कोई फ्लो चार्ट नहीं, कोई टेबल नहीं, कोई ग्राफ नहीं, कुछ नहीं, बस कोटेशन, फैक्ट, एग्जाम्पल्स, इनसे घटनाओं के, ये सब आप लिख सकते हो। नहीं तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता हेडिंग, फ्लो चार्ट, ग्राफ, इक्वेशंस, कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं करता हूं, ठीक है ना। तो देख कैसे इंट्रो अपन ने लिखा, अब मान लो जैसे क्लाइमेट चेंज, तो अपन ने बोला क्लाइमेट चेंज क्या है, ये पहले पैराग्राफ, भाई अपन ने इंट्रो लिख दिया 1.25 पेज का, यहां तक ये इंट्रो लिख दिया। अब हमने मेन बॉडी स्टार्ट की, तो क्लाइमेट चेंज से स्टार्ट किया हमने। क्लाइमेट चेंज जलवायु की औसत दिशाओं में बदलाव को कहते हैं, इसके मानवीय और प्राकृतिक कारण दोनों हो सकते हैं। अच्छे से सुनना कि क्या अपन ने पहला पैराग्राफ लिखा कि क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन,
जलवायु परिवर्तन जलवायु की दीर्घकालीन दशाओं में परिवर्तन है, बदलाव है। इससे तात्पर्य जलवायविक तत्वों की औसत दशाओं में बदलाव। यहां जलवायविक तत्वों से तात्पर्य तापमान, वर्षा, आर्द्रता आदि है। इसके एक पैराग्राफ चल रहा है, अभी एक ही पैराग्राफ चल रहा है ना। इसमें इसके मानवीय और प्राकृतिक दोनों कारण, या प्राकृतिक और मानवीय दोनों कारण है। अब ये अपन ने लास्ट लाइन लिखी कि यहां पर इसके प्राकृतिक और मानवीय दोनों कारण है। अब दूसरे पैराग्राफ पर गए, अब लिखा प्राकृतिक कारण, क्योंकि ऊपर मेंशन कर दिया ना भाई, है ना, प्राकृतिक कारण। अब प्राकृतिक कारण में कि भाई इसमें पृथ्वी सूर्य की दूरी, जलवायु, वो ज्वालामुखियों का उद्गम, है ना, सौर तूफान और ये है। लेकिन फिर लास्ट लाइन में क्या लिखा, लेकिन प्राकृतिक कारणों की तुलना में मानवीय कारण ज्यादा प्रभावी है। ये लास्ट लाइन लिखी अपन ने, प्राकृतिक कारणों की तुलना में मानवीय कारण ज्यादा प्रभावी है। अब मानवीय कारण पे आ गए। देखो, मतलब जो नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखना है वो उससे पहले वाले पैराग्राफ की लास्ट लाइन होनी चाहिए। आया नहीं आया समझ में? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अगले पैराग्राफ में लिखना है वो उस पैराग्राफ की लास्ट लाइन में आ जाना चाहिए। ठीक है, जैसे मानवीय कारण अपन ने यहां से लिखे, मानवीय कारण वो मानवीय गतिविधियों के कारण जो विकृतियां उत्पन्न हुई है ना, मानव की जैसे जनसंख्या बढ़ी है, उसने आर्थिक गतिविधियों के कारण प्रकृति के नियम समझ के प्रकृति को कंट्रोल करने लगा है ना, कई खोजें वोजें ये सब। लेकिन फिर लास्ट में लिखा, लेकिन सबसे ज्यादा, सभी मानवीय कारणों में सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन जिम्मेदार है। अब अगले पैराग्राफ में क्या आएगा, ग्रीन हाउस गैस। नहीं समझे आप? तो इस तरह से इंटरलिंक करना है। तो कई बार आपको कई एग्जाम्पल्स में ऐसा बोला जाता है कि हमको स्तर की भाषा लिखनी चाहिए, उच्च कोटि की भाषा लिखनी चाहिए। जैसे सुबह मेरी एक सीनियर बच्चे से बात हो रही थी जो 7-8 साल से तैयारी कर रहा है। बोला यार तू क्या गलती करता है, ये करता है वो करता है, या ऐसा वैसा कैसे क्या? बोला कि सर कईयों का हिंदी साहित्य सब्जेक्ट होता है यूपीएससी में, तो वो एमपीएससी में बहुत अच्छी लैंग्वेज लिखते हैं, शब्दों का प्रयोग करते हैं। जरूरी नहीं है। मैंने एक 2016 का अटेम्प्ट इंग्लिश मीडियम से दिया था और मेरी वोकैब बिल्कुल तैयार नहीं थी, पर मेरे सेकंड हाईएस्ट नंबर आए थे और एकदम सिंपल वोकैब। क्योंकि जिस बंदे ने पिछले 3 साल हिंदी मीडियम से पढ़ा है, हिंदी पूरा उसकी कैसे इंग्लिश में आ जाएगी, और हिंदी में मेरे नहीं आ पा रहे थे। ठीक है, हिंदी ऐसे की वजह से ही मैंने एक तरह से मीडियम चेंज किया था, क्योंकि हिंदी में नंबर नहीं आ पा रहे। जैसे ही वो चेंज किया एकदम नंबर बढ़े, फिर मैंने हिंदी में भी लिखा तो बहुत ज्यादा, फिर भी 161 के आसपास आए। तो भाषा एकदम सरल। अब देखो, इसका राष्ट्रीय स्तर का समाचार पत्रों का पाठन कर रहा हूं, पढ़ रहा हूं, मैंने अवलोकन किया है, अनुभव किया है भैया, है ना, अनुभव किया। ये सब मतलब बहुत ही समाचार पत्रों के संपादकीय प्रारंभ में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, मुख्य आधार से टॉपिक, चर्चा, वर्तमान निबंध में भी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ये इतना अपन जटिल भाषा में ना जाए, मतलब ये मेरी निवेदन है, अपन जटिल भाषा की बजाय सिंपल भाषा यूज करें। तो हम ये बोल रहे थे कि ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है इंट्रो में। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ इंट्रो। स्टोरी, है ना, कि स्टोरी किस तरह से, जैसे देखो स्टोरी क्या कि भाई जो ऐसे की कोर थीम है, जो ऐसे का मूल भाग है, उसको उभारना चाहिए। स्टोरी कहानी आपको कैसी लेनी चाहिए कि जो उस निबंध के मूल टॉपिक को उभार कर सामने रख दे, ऐसा अपन को लेना चाहिए। ठीक है, कोई भी स्टोरी हो सकती है जो आपको याद हो, ठीक है, या फिर एक तो या तो आपको याद हो, जैसे आपने बचपन में पढ़ी, ठीक है, बचपन में पढ़ी है कोई स्टोरी, तो वो आप लिख सकते हो, याद है आपको, या आप स्टोरी बना सकते हो वहीं पर बना क्रिएट कर सकते हो कैरेक्टर, और कैरेक्टर क्रिएट करके और बना सकते हो। ठीक है, मतलब मैंने काफी उसमें निबंधों में ये बनाया है, एक्सपेरिमेंट किया है, अच्छे मार्क्स आए। ठीक है, फिर जैसे कोई भी काल्पनिक नाम दे सकते हो और जो टॉपिक पूछा है उससे संबंधित चीजें उभार सकते हो उसमें। जैसे उदाहरण, ये मैंने एक किताब से लिए हैं उदाहरण, जैसे कि स्वास्थ्य सेवा में सुधार, है ना, तो कैसे कि भाई जैसे ग्रामीण क्षेत्र का कोई भी स्टोरी आप ले सकते हो, ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी कैरेक्टर, रामलाल, श्यामलाल, या कोई भी एक्स, है ना, ठीक है, ज्यादातर लोग
महिला कैरेक्टर ज्यादा लेते हैं, महिला कैरेक्टर। क्यों? क्योंकि भाई पता नहीं क्यों, मैं जैसे कोई अगर लड़का भी लिख रहा है तो मैं कर रही थी, कर रहा था, ताकि मतलब एग्जामिनर ये कि फीमेल कैंडिडेट है और एक बायस मतलब एक पॉजिटिवनेस उसको आए कि भाई ठीक है महिला लिख रही है, लड़की लिख रही है, मतलब अच्छा प्रमोट करने के लिए जो लिंग जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो अपने भी ज्यादातर अपन भी सेफ ही खेलो, तो महिला का एग्जाम्पल, महिला कैरेक्टर ले लो, कुछ ले लो अगर पॉसिबल है तो लिया। फिर वहां पर बताओ कि भाई जैसे मान लो मैं उदाहरण में रियल इंसिडेंट ही है ना, कि भाई जैसे एक हमारे रिलेटिव वृद्ध महिला थी, तो उनको कुछ बेचैनी सी महसूस हुई। ठीक है, मतलब माइनर अटैक होगा, है ना, कि बेचैनी सी महसूस हुई, माइनर अटैक होगा। ठीक है, तो उन्होंने उससे उन्होंने पूछा कि भैया क्या हो रहा है। वो वहां जो थेले छाप है उनके पास गए, वो बोला माता जी क्या हो रहा है। भैया बेचैनी सी लग रही है ना, कि आज थोड़ा सा जिम मतलब अजीब सा हो रहा है, ये हो रहा। वो माइनर अटैक था। अब उनको उस जो वहां पर जो डॉक्टर है, जो चिकित्सा कर्मी है, उनको वो अनुभव नहीं है कि भाई क्या फीचर्स हैं और कोई ना कोई इक्विपमेंट्स हैं मेजर करने की, ईसीजी मशीन और ये सब। अब उन्होंने भाई ठीक है कि इनको थोड़ी बेचैनी सी हो रही है, तो कुछ हाई डोज का इंजेक्शन उनको दे दिया, है ना, जो जो स्टेरॉइड्स वगैरह होते हैं उसका इंजेक्शन उनको दे दिया, ताकि थोड़ा सा उनको रिलैक्स फील हो, है ना, स्टेरॉइड से थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है, ऐसा दे दिया तो वो बेचारी शांति हो। क्योंकि झेली उनको वो तो अटैक था और ऊपर से बॉडी को और प्रेशर, तो एक तरह से मर्डर है। ठीक है, एक तरह से हत्या हत्या है भी। क्यों? क्योंकि जब वो उनको ज्ञान ही नहीं था, और वो कैसे मतलब बॉडी पे आप ऐसे इंजेक्शन लगा दोगे। ठीक है, तो ऐसे कई, तो आप कोई भी ऐसी इंसिडेंट ले लो, जैसे कि मैं एग्जाम्पल दिया है ग्रामीण पृष्ठभूमि की, अपन ने ले ली, अपन ने देख लिया कि भाई वहां पर जो चिकित्सा सेवाएं थी उन्होंने कैसे नेग्लेक्ट किया, है ना, वहां पर जो प्राइवेट क्लिनिक थे या जो प्राइवेट डॉक्टर्स थे उन्होंने कैसे मिसगाइड किया, कैसे वहां पर मेडिकल दवाइयां ववाइयां और वो सब, और कैसे वो चीजें क्या हो गई, डिजास्टर में बदल गई। और दूसरा, आप यहाँ एप्पल हॉस्पिटल है इंदौर में, जब अभी अभी रेड हुई थी वहां पर प्रशासन की, और पहले गोकुल दास हॉस्पिटल था, तो वहां पर वो डेड बॉडी, वो पेशेंट था कोरोना का, वो बेचारा मर गया और फिर भी उसको रखे जा रहे हैं, बिल चलाए जा रहे हैं, ये चलाए जा रहे हैं, है ना, तो और बहुत लंबा बिल बनाया। तो इस तरह के कोई भी इंसिडेंट आप बता सकते हो या स्टोरी क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर स्टोरी की बात कर रहे हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल कि भाई क्या भारत मतलब 50 ओलंपिक एक आया हुआ है ये, है ना, ऐसे मैंने यूपीएससी में आया था, अपन ने जनरल पीएससी में खेल संबंधित कोई भी आ जाए, भारत में खेल संबंधी सुधार, ऐसा तो आ ही सकता है एमपीपीएससी में कि भारत में खेल क्षेत्र में सुधार को बताइए। ठीक है, तो इसमें कि भाई कल्पना अपन ने एक कहानी बनाई कि 2050 में, है ना, सॉरी 2030 में, कि भारत 50 गोल्ड मेडल जीत चुका है ना, मतलब एक कहानी, काल्पनिक कहानी बताई, और फिर बताया कि यार भारत कैसे मतलब क्या क्या फील हो रहा है, भारत के टॉप पे था, है ना, और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में भारत के रिफॉर्म पे स्टडी हो रही है, बहुत सारा फंड आ रहा है भारत में विदेश से, क्यों से कि भाई यहाँ पर स्पोर्ट्स टैलेंट है। ठीक है, लोग भारत में भी जो जो बोलते थे कि भाई खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे ना, ये रिवर्स हो गया है ना, ये धारणा बदल गई है। खेल खेल यूनिवर्सिटीज खुल रही हैं, स्पोर्ट्स स्कूल्स खुल रहे हैं खूब, है ना, तो ऐसे कई कई सिनारियो बना दिया कि यार भारत में कैसा कैसा बदलाव हो गया है, और फिर धरातल पे ला दिया, है ना, लेकिन इसके लिए क्या क्या होना है या कैसा होना है ना, और अभी वर्तमान स्थिति, लेकिन भारत में वर्तमान में तो ये स्थिति है। तो कोई भी ऐसी कहानी हम रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे क्लाइमेट चेंज या पॉल्यूशन, प्रदूषण। तो जैसे ये एक मैंने लिखा था कि भाई एक बच्चा है ना, एक बच्चा है जो एक बहुत ही मतलब एक छोटी सी नदी है जिसमें क्लीन वाटर है, बच्चा अपनी इमेज देख पा रहा है, बच्चा मुस्कुरा रहा है तो उसकी मुस्कुराहट उसमें दिख रही है। ठीक है, इस तरह का एक अपन ने कहानी बनाई। ये वाला इंसिडेंट मैंने यूज किया था। अब बच्चा उसकी मुस्कुराहट दिख रही है, चिड़िया रंग बिरंगी चिड़िया आसपास बैठी है, इतनी शांति है जिसमें चिड़ियों का जो चहचहाट है वो गाने की तरह है। और इस गाने में इस इन शब्दों में संगीत कौन, पानी के मतलब बहुत ही शांति से और बहुत ही मधुर ध्वनि करता हुआ जो जल बह रहा है, फ्लो हो रहा है ना, वो इसमें संगीत घोल रहा है ना। घास इतनी खुश है कि उस पर जो ओस की बूंद है वो हीरे की तरह चमक रही है। ठीक है, पेड़ों पर जो नई नई पत्तियां
खिली हैं, उनका रंग इतना हरा है कि मानो वो खुद ही बता रही हूँ कि हम इस ग्रह पर आकर बहुत हम खुद को बहुत भाग्यवान मानते हैं कि हम इस ग्रह पर आए या हमने जन्म लिया। ठीक है, हवा इतनी सुगंधित है कि उसमें कई फूलों की, मिट्टी की, है ना, ठीक है, और मिट्टी की उसमें खुशबू है, और कई कई बार थोड़ी तेज हवा आती है जो जल जल वाष्प को साथ में लाकर मेरे चेहरे को, बच्चे के चेहरे को क्या कर देती है, बच्चे के चेहरे को आर्द्रता का या अनुभव कराती है, ऐसा टाइप का। फिर है ना, और बच्चा जैसे ही, फिर बच्चा अचानक एक फूल को देखता है, और बच्चा जैसे ही फूल को उसके जो रंग बिरंगे जो कलर हैं उसको छूने की चेष्टा करता है, और बच्चा फूल की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, और इतने में ही बच्चे की क्या खुलती है, नींद खुलती है। ठीक है, और बच्चा देखता है खुद को एक कमरे, छोटे से कमरे में पाता है, जहाँ घने वन, है ना, रंग बिरंगे पौधों के पोस्टर चिपके हुए हैं दीवार पर। ठीक है, उसकी नींद बाहर जा रहे एक ट्रक के भारी हॉर्न, है ना, ने उसको उठाया। ठीक है, फिर अचानक ही सायरन बजने लगते हैं, है ना, फिर वो जैसे ही पर्दे को खोलता है तो धूल भरी हवा अंदर आने का प्रयास करती है ना, खिड़की को खोलता है, धूप इतनी ज्यादा है कि मानो उसके स्किन को जलाने का प्रयास कर रही है, उसके त्वचा को जलाने का प्रयास कर रही है। इतने में ही पापा तो उसके पिताजी खटखटाते हैं और बोलते हैं, बेटा आज मैं तुमको एक एनिमेशन मूवी दिखाने ले जाऊंगा जिसमें आप घने जंगल और उनमें उनमें क्या घूमते हुए जानवरों को देखोगे। तो बच्चा अनायास ही पूछ लेता है कि क्या पापा अपन इसको वास्तविकता में देख सकते हैं? नहीं बेटा, अब ऐसी दशाएं नहीं बची है। और बच्चा मायूस हो जाता है, और वह पिताजी के साथ जैसे ही बढ़ने लगता है तो पिताजी उसे उसका मास्क थमा देते हैं कि भाई बाहर इतना पॉल्यूशन है कि आप इस मास्क को पहनिए, तब जाके शुद्ध हवा अंदर आए। ये विरोधाभास। तो जैसे अपन ने विरोधाभास वाली स्थिति बता दी। ठीक है, तो इस तरह से फिर सवाल उठा दो कि भाई ये विरोधाभास क्यों है, ऐसी दशाएं क्यों हुई है। जैसे पॉल्यूशन क्लाइमेट चेंज पे अगर आता है तो ऐसी दशाएं क्यों हो गई है, इनके क्या कारण है, क्या हम इन्हें रोक सकते हैं? अगर रोक सकते हैं तो क्यों नहीं रोक रहे हैं? क्या हम हमारे ही अस्तित्व के दुश्मन बने हुए हैं? क्या हम हमारे अस्तित्व को नहीं बचा सकते हैं? तो इस तरह का आखिरकार प्रदूषण है क्या, या क्लाइमेट चेंज है क्या? तो इस तरह के सवाल उठाए। तो इस तरह का अपन जैसे मॉब लिंचिंग में कहानी बना सकते हैं। वही जैसे सपना, या कोई भी, जैसे मैं एक अचानक ही मैं कमरे में, मतलब घर में घूम रहा था, टीवी चल रही थी, तो अचानक मेरा ध्यान टीवी की तरफ गया, घर वाले देख रहे थे, टीवी की तरफ गया, उसमें एक दृश्य आ रहा था कि एक बच्चा भाग रहा है, ठीक है, या एक व्यक्ति भाग रहा है और उसके पीछे भीड़ मारो मारो करते हुए भाग रही, ठीक है। और फिर मेरा ध्यान और आकर्षित हुआ कि ऐसा क्या हो रहा है। फिर वो कह रहे हैं ये इसने ये खाया है, इसने ये वो धर्म का है, ये भाषा का, ये अलग भाषा बोलता है, अलग धर्म का है, अलग क्षेत्र का है ना, तो इसको मारो मारो, ये हमारे समाज को दूषित कर देगा, हमारे धर्म को दूषित कर देगा, ठीक है। ऐसी आवाजें उसमें आने लगी। अचानक बच्चा, वो व्यक्ति अपनी पूरी दम लगा के भाग रहा है, सभी लोगों के हाथ में हथियार है, ठीक है। व्यक्ति जो तेजी से भागता है और अचानक एक पत्थर से, जैसे व्यक्ति पीछे मुड़ के भीड़ देखता है तो एक पत्थर से जाके टकरा जाता है और सड़क पर गिर जाता है। अब भीड़ उसको घेर लेती है और वो बेचारा बहुत ही भय से, जैसे मौत उसके पास है, सामने खड़ी है, इस दृष्टि से वो देखता है। और अचानक से भीड़ में से एक व्यक्ति आता है और एक तलवार लेकर उसकी गर्दन पर वार करने लगता है। इतने ये दृश्य देखने का मेरा साहस नहीं रहता है और मैं नजरें टीवी से हटा लेता हूँ, है ना। तो ये अपन ने मॉब लिंचिंग का इंट्रोडक्शन टाइप दे दिया कि भाई मॉब लिंचिंग ये है। तो ये इस तरह की कहानियां अपन बना सकते हैं, ठीक। और भी अपन कई तरह का देखेंगे, जैसे साइबर वॉर पे भी ऐसी कहानी बना सकते हैं, क्योंकि साइबर वॉर क्या, जैसे वो वानाक्राई या जो रैनसमवेयर करके सॉफ्टवेयर था, मान लो मेरी कहानी बता दूं कि मैं रोजमर्रा की तरह सुबह उठा और मेरी क्लास लेने के लिए तैयार हुआ, है ना। और चूंकि ये
ऑनलाइन क्लास का टाइम था तो मैं मेरे लैपटॉप या कंप्यूटर की तरफ आगे बढ़ता हूँ। जैसे ही मैंने मेरा कंप्यूटर ऑन किया, उस पर मैसेज आया कि आप आपके कंप्यूटर को एक्सेस नहीं कर सकते हो। अगर आपको करना है तो आपको इस खाते में इतने इतने पैसे जमा कराने पड़े। तो मैं ये देख के हक्का बक्का रह गया, क्योंकि ये तो मैंने आज तक जो साइंटिफिक मूवीज होती थी, है ना, या ये तो मैंने आज तक सिनेमा में ही देखा था, अब ये मेरी रियल लाइफ में मुझे दिखने लगा है। तो इस तरह का अपन एक लिंक कर सकते हैं। ठीक है, आगे जो आगे आने वाली क्लासें हैं उसमें हम इंट्रोडक्शन को और विस्तार से पढ़ेंगे, मेन बॉडी पे अच्छे से चर्चा करेंगे और कंक्लूजन पे अच्छे से चर्चा करेंगे। आगे हम जो कल से जो टॉपिक दिए हुए हैं, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, इन पर प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्नों की चर्चा करेंगे, उनकी फ्रेमिंग करेंगे और अच्छे कोटेशंस, अच्छे फैक्ट्स और अच्छी कहानियां हम डिक्टेट कराएंगे। डिक्टेट मतलब आपको लिखाएंगे और कई सारे एग्जाम्पल्स आपको देंगे। तो हो सकता है उन एग्जाम्पल्स में से आपको कुछ वहां पर काम आ जाए, या आप कई एग्जाम्पल्स पढ़ पढ़ के खुद एग्जाम्पल्स बनाना सीख सको। तो दो ही मोटिव है इंट्रोडक्शन में, कि भाई जैसे या तो हम कुछ इंट्रोडक्शन आपको बताएं वो एज इट इज आपके काम आ जाए, या आपको खुद को परिस्थिति के अनुसार इंट्रोडक्शन बनाना सिखा दे। ठीक है, फिर मेन बॉडी में चर्चा करेंगे। जैसे वो डे 2 रहेगा अपना, डे 1 इंट्रोडक्शन पे ही पूरा चर्चा करेंगे, डे 2 मेन बॉडी पे पूरी चर्चा करेंगे, किस तरह से आज अपने जो सीखा कि पैराग्राफ को किस तरह से इंटरलिंक करना है, क्या क्या एग्जाम्पल देने हैं, क्या क्या फैक्ट लिखने हैं, वो हम लिखाएंगे। और लास्ट में जो थर्ड डे रहेगा वो कंक्लूजन का रहेगा, कि कंक्लूजन किस किस तरह से लिखेंगे। हम कई सारे प्रीवियस ईयर में लिखे हुए ऐसे भी डिस्कस करेंगे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं, और मेरे खुद के भी कुछ ऐसेज हैं, कुछ सिलेक्टेड बंदों के ऐसेज हैं, वो भी अपन डिस्कस करेंगे। बुरा ऐसे भी डिस्कस करेंगे और अच्छा ऐसे भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इस क्लास में इतना ही। थैंक यू।